हेलो टॉल ऑफ यू गाइस, माय नेम इज दिग्विजय सिंह टोडीवाल और आज हम क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड सेकंड पार्ट इज व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक एक करके दोनों पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी को। राइट, तो एक एक करके इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी की मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। राइट, तो मेरा मतलब क्या है? मेरा सिंपल मतलब है कि इसकी डेफिनेशन मेरे को आप बताइए, ताकि मेरे को समझ आ सके कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। राइट नाउ, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दे रखी है वो है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रूलर्स, जहाँ पर रूलर जो है इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। राइट, सो इन तीन जो वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इन तीन वर्ड्स के अराउंड ही आपका हाफ ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा इन तीन वर्ड्स के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को एक एक करके समझेंगे, पर पहले उससे एक वर्ड समझ लेते हैं जिसे कहते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट, तो आपने कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब तक सुने या देखे होंगे पिछली क्लासेस में? उनमें से एक है डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा डिक्टेटरशिप होता है एक। राइट, एक होता है मोनार्की होता है एक, है ना। उसके अलावा ओलिगार्की भी होता है ना, बहुत सारे होते हैं। बट डिक्टेटरशिप जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ही पर्सन रूल करता है, वन पर्सन रूल होता है। मोनार्की में क्या होता है, किंग या क्वीन रूल करती है। ठीक है ना, तो किंग या क्वीन अगर रूल करेगी तो उसे कहेंगे मोनार्की। राइट, ये हेरिटेज होती है, सॉरी, ये होती है अपनी पुश्तैनी होती है, सॉरी, ठीक है, हेरिडिटी होती है। जिसमें आपका सबसे पहले कोई होगा, उसके बेटे, उसके बच्चे, उसकी बेटियां वो राज करती हैं, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स का कोई वो करेगा, राज करेगा। तो ये सिस्टम होता है मोनार्की के अंदर। ठीक है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कोई एक पर्सन जो है फोर्सफुली या किसी भी तरह से प्रेसिडेंट या कोई एक वो बन गया। जैसे अपना वो लेते हैं एग्जाम्पल लें अगर हम, तो अगर आप वहाँ देखोगे, क्या कहते हैं उसे, सद्दाम हुसैन का देखोगे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन जो था वो कोई राजा या महाराजा नहीं थे, है ना। उन्होंने वहाँ पर जाकर डिक्टेटर बने वो, और उन्होंने इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, सेम विद द रशिया। रशिया में डिक्टेटरशिप नहीं है हालांकि, बट वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं इसी चीज़ से जहाँ पर है सबसे पहला वर्ड रूलर्स। ठीक है, तो आखिर रूलर होते कौन है? तो रूलर तो हर जगह है। ठीक है, किंग भी एक रूलर है, क्वीन भी एक रूलर है, डिक्टेटर डिक्टेटर भी एक रूलर है। तो डेमोक्रेसी वाले रूलर्स को बाकी सब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूलर्स हैं वो अलग कैसे हैं, इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हु आर रूलर्स इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप, सॉरी, डेमोक्रेसी नहीं, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, उसमें आपको मिलेगा प्रियम्बल ऑफ इंडिया। अगर आप अपनी बुक खोलोगे ना, तो बुक के अंदर भी आपको मिलता है राइट आफ्टर इंडेक्स, आपको मिलेगा प्रियम्बल ऑफ इंडिया। उसके अंदर जो पहले कुछ वर्ड्स हैं वो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, समझने की कोशिश करना। जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल है। ठीक है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्स ऑफ पावर है वो कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसी वजह से सबसे पहला जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया इनटू दिस दिस दिस। यानी कि हम जो है इंडिया, भारत के लोग, सब भारत को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, सपना देखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखी हुई है। अब ये जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, यही जब पावर देते हैं किसको, रूलर्स को, यही पावर देते हैं रूलर्स को। कैसे? तो हमने अभी देखा कि सारी पावर किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास। यही पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। हम ही पावर देने किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक ऐसा तरीका डिस्क्राइब करता है जिसके थ्रू पीपल ऑफ इंडिया अपनी पावर ट्रांसफर कर देते हैं किसको, रूलर्स ऑफ इंडिया को। और ये रूलर्स ऑफ इंडिया जो है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दे एक्सरसाइज दिस अनलिमिटेड पावर, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। ठीक है, डेमोक्रेसी में अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर कौन वो करता है, एंजॉय करता है, रूलर्स। किसकी पावर होती है ये, पीपल ऑफ इंडिया की। अब ये पावर ट्रांसफर कैसे होती है? ये पावर ट्रांसफर होती है थ्रू द इलेक्शंस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। एज आई सेड, इलेक्टेड को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, आने वाली स्लाइड में। बट यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर जो भी कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, है ना, वो किसके पास होगी, इलेक्टेड रूलर्स के पास होगी, बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है ना, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि आखिर इलेक्टेड का मतलब क्या है, इलेक्शन होते कैसे हैं, इन चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है,
अच्छा, ये वीडियो जो है ये कोई थोरो वीडियो नहीं होने वाली है ना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना, तो इसलिए। अब इलेक्टेड मतलब क्या है मेरा? इलेक्टेड तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एक प्रोसेस बताया गया है जिसके थ्रू हर 5 साल बाद आपके फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, है ना। बुक के अंदर आपके फ्री फेयर दे रखा है। टाइमली मैंने एक्स्ट्रा डाला है, क्यों डाला है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो नाउ, तो बुक के अंदर आपको दे रखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री और फेयर का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है, सॉरी, फ्री का मतलब है एक ऐसा इलेक्शन जहाँ पे कोई भी प्रेशर ना हो किसी के ऊपर। किसके ऊपर? ना तो पार्टिसिपेंट के ऊपर, ना ही वोटर के ऊपर, और ना ही जो लोग उसके इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950s में फाउंड हुआ था, जनवरी 1950 में फाउंड हुआ था, और इसका काम है इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ठीक है ना। तो फ्री का मतलब क्या है कि पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जो इलेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप कैंडिडेट भी कहते हो, जो आप कैंडिडेट हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन जो करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो वोटर्स हैं उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये सभी के सभी क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, तभी जाकर एक फ्री इलेक्शन हम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज जो है इसके अंदर वो है फेयर। फेयर से मेरा मतलब क्या है? लेट सपोज आज जो है एबीसी नाम का एक बंदा, ठीक है, वो इलेक्शन जीत गया था लास्ट बार, और अभी वो इंडिया के अंदर पीएम है, ठीक है। वो इंडिया के अंदर क्या है? पीएम। अब पीएम है तो इनकी बात तो सब मानेंगे। सब कौन? गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉयज हैं वो सब बात मानेंगे इनकी। इनके पास जो है गवर्नमेंट के सारे जो भी इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं वो किसके पास हैं? किसके कंट्रोल में? पीएम के कंट्रोल में है। तो ये तो इनके पास तो इमेंस पावर है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है जिसका नाम है बीसीडी, ठीक है। इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये तो एक कॉमन मैन है ना। ना ये पीएम है, ना ये एमपी है, कुछ भी पावर नहीं है इसके पास। तो कितने ज्यादा चांसेस हैं कि पीएम जो है वो इस इलेक्शन को जीत सकते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू द कॉमन सिटीजन, राइट। तो कॉमन सिटीजन जो है उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को हम सुधारते हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसी चीज से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे मैकेनिज्म दे रखे हैं, ठीक है, जो मैं समझाता हूँ आपको। तो इलेक्शन के लिए आपने सुना होगा, जैसे ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप पे एनफोर्स हो जाता है जब आपका एमसीसी, तो इसके बाद जो है पीएम की सारी पावर जो है, या गवर्नमेंट की सारी पावर जो है ट्रांसफर कर दी जाती है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इसके बाद पीएम के पास कोई पावर नहीं रहती, ठीक है। इसके लगते ही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही सारी पावर किसकी आती है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उन पावर्स का यूज करेगा एक इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि पीएम जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए थे, अब उनके पास कोई पावर नहीं है, वो भी एक कॉमन सिटीजन बन चुके हैं एज कंपेयर टू द BCD। अब ये दोनों ही इक्वली हैं, है ना। पीएम भी वहीं थे, या फिर मैं कहूँ एक्स पीएम भी वही है, और आपका कॉमन सिटीजन भी वही है। ये दोनों अब एक लेवल पर हैं, और अब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने एक्स्ट्रा वर्ड टाइमली इलेक्शन क्यों डाला। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, पर मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड क्यों करा। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो, रशिया का एग्जांपल लेते हैं। रशिया जो है उसमें हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं पुतिन, ठीक है। वो हमेशा से प्रेसिडेंट नहीं थे, वो काफी टाइम पहले पीएम थे, ठीक है। पर क्या होता है, रशिया के अंदर रूल है कि कोई भी पीएम 2 या 3 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी इंसान 2 या 3 बार से ज्यादा पीएम नहीं बन सकता। तो पुतिन जब 2-3 बार पीएम बन गए तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सारी पीएम की पावर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा उन्होंने, और सारी पीएम की पावर जो है इसको ट्रांसफर कर दी प्रेसिडेंट को। और फिर नेक्स्ट टाइम खुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। तो उन्होंने लॉ भी ब्रेक नहीं करा, और प्रेसिडेंट भी बन गए। अब इसमें अलग क्या है? अब पुतिन जो है वो इलेक्शन तो करवाते हैं हर बार, हर 5 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं रशिया के अंदर, बट वो फ्री फेयर नहीं होते, है ना। वहाँ पर जो भी कोई अपोजिशन है, कोई अपोजिशन है ही नहीं पहली बात तो वहाँ पे। फिर उसके अलावा वोटिंग जो होती है ऑलमोस्ट सब के सब जो है पुतिन को ही वोट कर देते हैं, ठीक है। और पुतिन को ही विजेता या विनर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारे पास एक वो आता है कि टाइमली इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल समझना। लेट्स से वापस से आते हैं एबीसी के पास। एबीसी इस बार पीएम बन गए, ठीक है। पर पीएम बनने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, जैसे पुतिन ने करा था सेम वैसे ही उन्होंने चेंज कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि अब कभी इलेक्शन नहीं होंगे।
अब कभी इलेक्शन नहीं होंगे तो जो पीएम है, एबीसी है, वो क्या बन गए? क्या वो डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर आए हैं? हाँ बिल्कुल आए थे, 5 साल के लिए आए थे, पर 5 साल बाद वो इलेक्ट होकर दोबारा आए? तो दोबारा नहीं आए। अब जब दोबारा नहीं आए इलेक्ट होकर, तो वो क्या बन गए? वो बन गए डिक्टेटर। ठीक है, अब वो डेमोक्रेसी नहीं रही, अब वो क्या बन गई? डिक्टेटरशिप बन गई। तो इसी वजह से हमारे को टाइमली इलेक्शन जरूरी है, ताकि हर 5 साल बाद जो है हम अपना पसंदीदा रूलर चुन सकें। ठीक है, और भी कई वजह है, जैसे अगर मान लो 5 साल बाद ये जो एबीसी है, इसका काम हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, 5 साल बाद इसको दोबारा इलेक्शन होने हैं, तो दोबारा हमारे पास आएंगे ही। 5 साल बाद दोबारा आए, अब हमने इनको वोट नहीं करा और ये इलेक्शन हार गए। ठीक है, तो अब नया पीएम जो बनेगा वो बनेगा बीसीडी। अब नया पीएम जो बना बीसीडी, उसने नया काम करा, उसका काम हमें पसंद आया नहीं आया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर हम अगली बार उसको जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो है आप देखोगे कि इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद या हर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है ना, इंडिया में 5 साल बाद होते हैं, अमेरिका में हर 2 4 4 साल बाद होता है, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं हूँ, चेक करके बताऊंगा। तो हर 4 साल बाद होते हैं शायद वहाँ पर इलेक्शन। तो ऐसे करके आपके इलेक्शंस का टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, हर डेमोक्रेसी का अलग अलग। ठीक है ना, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल बाद या 3 साल बाद 4 साल बाद जो भी हो रहे हैं, अब इसका एक फायदा और है ना। इसका फायदा यह है कि 5 साल के लिए जो भी कोई पीएम बन के आया है, अब उसको काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अगर पीएम ने काम कुछ नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम हार जाएगा। अगर इसने काम कुछ करा, तभी ये जाके नेक्स्ट टाइम बोल पाएगा ना कि देखो मैंने आपके लिए इतना सारा काम करा है, तो आप मेरे को दोबारा से वोट दो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं करेगा पीएम, तो हम उसको वोट नहीं देंगे और वो नेक्स्ट टाइम हार जाएगा। ठीक है, इसलिए भी हमारे टाइमली इलेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट इलेक्ट होना ठीक है, पर बहुत ज़रूरी क्या है हमारे लिए? फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, राइट। अब इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है वो क्या है? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर, यानी कि जो अभी पावर के अंदर है, हैव फेयर चांस टू लूजिंग, यानी कि उनको हारने का बराबरी का मौका होना चाहिए, एक कॉमन मैन के बराबर ही। ठीक है, साथ ही साथ एक कॉमन मैन के पास भी जीतने का उतना ही मौका होना चाहिए जितना कि एक हारने वाले जितना कि एक करंट पीएम के पास है, करंट सीएम के पास है। ठीक है ना, तो ये आपको हाउ इलेक्ट का आपको समझ आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट आखिर कर कौन रहा है। तो इलेक्ट करते हैं पीपल। पीपल कौन है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में दे रखा है पीपल, बट पीपल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी अमेरिका से आके इंडिया के अंदर वोटिंग कर देगा। ठीक है, तो पीपल का मतलब ये नहीं है। पीपल का मतलब यहाँ पर क्या है? अडल्ट सिटीजन। क्या है? अडल्ट सिटीजन। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके जो भी कोई वोटर होंगे, वो एक तो सिटीजन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अडल्ट या फिर जो भी आपको एक लिमिट या डिसाइड कर रखे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो फुलफिल करनी चाहिए किसको? सिटीजन को, तभी जाकर वो वोटर बन सकता है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, है ना, उसमें क्या होता है कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार शुरुआत में नहीं था। ठीक है, वुमेन्स वोट नहीं दे सकती थी, उसके अलावा कई सारे और भी ज्यादा वोट थे, जैसे ओल्ड पर्सन वोट नहीं दे सकता था, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है ना, एक एक्टिव मेंबर जो होगा सोसाइटी का, सिर्फ वही वोट दे सकता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सबको मस्ट हैव वन वोट, यानी कि सबके पास एक वोट होना चाहिए, एंड सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है समझो। लेट्स से मुकेश अंबानी साहब हैं, मुकेश अंबानी के पास इमेंस वेल्थ है, बहुत पैसा है उनके पास, है ना। और एक है आदमी जो कि मिडल मैन आ गया, फिर कॉमन मैन। ठीक है, एक कॉमन मैन है और एक मुकेश अंबानी साहब है। मुकेश अंबानी साहब के पास है 15-16 हज़ार करोड़, जो इतने भी नहीं। ठीक है, लेट से 1500 करोड़ है। कॉमन मैन के पास है 1500 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये दोनों इक्वल तो नहीं। मुकेश अंबानी साहब जो बहुत अमीर ऐसी है, और जो कॉमन मैन है हमारे बहुत मिडिल क्लास है। ठीक है, तो अब इसमें क्या मतलब है वन वैल्यू का? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुकेश अंबानी साहब के पास ज़्यादा पैसा है, या फिर लेट से पीएम है, पीएम के पास ज़्यादा पावर है, तो इनको वोट की वैल्यू जो है एक नहीं बल्कि 100 के बराबर हो जाएगी, जबकि कॉमन मैन एक वोट जो है एक के बराबर रहेगा, और मुकेश अंबानी या और किसी अमीर आदमी का वोट जो है एक के बराबर 100 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मतलब क्या है कि अगर आपको फेयर इलेक्शन करवाने हैं, तो हर इंसान जो भी कोई सिटीजन है, चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो कॉमन मैन है, या फिर वो कोई एक बेगर या भिखारी ही क्यों ना है, ठीक है ना, सबका वोट जो है एक ही होगा। सबको एक ही वोट कंसिडर करा जाएगा। और दूसरी चीज,
सबको एक ही वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी साहब को, जो कि वो अमीर है, तो उनको 1000 बार वोट डालने का मौका मिल जाए, 10,000 बार वोट डालने का मौका मिल जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। उनको भी एक ही बार वोट डालने का मौका मिलेगा, कॉमन मैन को भी एक बार मिलेगा, पीएम को भी एक बार मिलेगा, किसी भिखारी को भी एक ही बार मिलेगा, राइट। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाकर हम मानेंगे कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। अब ये सारी चीजें तो हमें समझ ली, पर ये सब है क्या, ठीक है। अब ये सब है क्या, ये है सब रूल ऑफ लॉ। ये सब क्या है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि अब इसको समझने की कोशिश करना। अब ये सब जो है, मैंने पीएम को बोला कि सर आप जो है एक ही वोट दोगे, ठीक है। पीएम साहब ने कहा कि कहाँ लिखा है ऐसा, क्यों मैं एक वोट दूं, मैं तो पीएम हूं, मैं तो 10 वोट दूंगा, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि पीएम साहब, ऐसा रूल ऑफ लॉ है, ये सब कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ठीक है ना। यानी कि डेमोक्रेसी के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब आपकी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। कैसे, आपने कई सारे बुक में तो कई सारे एग्जाम्पल है, पर मैं आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है, कई बार मिलिट्री जो है, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का, या पीएम जो है पाकिस्तान के, उनको हटा देती है, और मिलिट्री के जो चीफ हैं वो खुद को पीएम या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। यानी कि वो पावर जो है सारी किसके पास ट्रांसफर कर लेते हैं, खुद ही अपने पीएम, सॉरी, चीफ, आर्मी चीफ के पास, है ना। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर है रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में भी था, बट वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को कोई फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करते, वो अलग डिबेट है, वो अलग बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब चैप्टर को डिटेल में करेंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझो कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती ज्यादातर, है ना। तो इसलिए पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डिक्टेटर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी कि पाकिस्तान जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप बनने की कगार पे पहुंच चुका है। कभी भी वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप घोषित हो सकती है। कई बार पहले ऐसे आइडिया हो लगाए जाते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी है, बट वहाँ के लोगों को पता नहीं है, अभी वहाँ के लोग जो है मानते नहीं है इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चैप्टर में, इस रिवीजन में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर को और अच्छे से डिटेल में करेंगे, 3 से 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर होता है चैप्टर के ऊपर, है ना। अभी हमने आधा पार्ट नहीं करा, हमने एग्जाम्पल्स नहीं करे, एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।